ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज जारी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकारों को कोरोना महामारी से हुए अभूतपूर्व व्यवधान के कारण बच्चों की शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट के साथ एक इंटरैक्टिव फीचर है जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा से जुड़ी आम बाधाओं की गहराई की पड़ताल की गई है। कोरोना महामारी के कारण बच्चों की शिक्षा के अधिकार में असमानता में वृद्धि में यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि कोविड के कारण स्कूलों के बंद होने से कैसे बच्चे असमान रूप से प्रभावित हुए, क्योंकि महामारी के दौरान तमाम बच्चों के पास सीखने के लिए जरूरी अवसर, साधन या पहुंच नहीं थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया कि महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता ने शिक्षा संबंधी सहायता के मौजूदा असमान वितरण को बढ़ावा दिया है। अनेक सरकारों के पास ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के लिए ऐसी नीतियां, संसाधन या बुनियादी ढांचा नहीं थे जिससे कि सभी बच्चे समान रूप से शिक्षा हासिल कर सके। ह्यूमन राइट्स वॉच की सीनियर एजुकेशन रिसर्चर एलन मार्टिनेज ने कहा, महामारी के दौरान लाखों बच्चों की शिक्षा से वंचित होने के कारण अब समय आ गया है कई बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण एवं मजबूत शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण कर शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ किया जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ महामारी से पहले की स्थिति बहाल करना नहीं, बल्कि व्यवस्था की उन खामियों को दूर करना होना चाहिए जिनके कारण लंबे समय से स्कूल के दरवाजे सभी बच्चों के लिए खुले नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं मोतिहारी के स्कूल और कोचिंग के संचालक एवं संस्थापक। आइए जानते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है और पूछे जाएंगे कुछ चंद सवाल। हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं मोतिहारी के सुप्रसिद्ध शिक्षक पी सिंह, सुबोध सर, राजू शर्मा और सोनू श्रीवास्तव। पी सिंह सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हर एक बार प्राइवेट स्कूल और कोचिंग ही बंद कर दिए जा रहे हैं, इस पर बच्चों पर कितना असर पड़ रहा है तथा कोरोना के कारण स्कूल कोचिंग बंद होने पर स्कूल की संस्थापकों पर भी कितना असर पड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? ज्वलंत प्रश्न किया और जो है इस ज्वलंत प्रश्न पर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे किसी अन्य राज्य की सरकार हो, अति असंवेदनशील है। और जहाँ तक कि है 2020 में जब कोरोना के चलते पूरे देश में बंदी हुआ था तो ये एक पहली घटना थी और इसे समझकर लोग जो स्वीकार किया और बड़ी समर्थन किया था। लेकिन तुरंत देखा गया कि जब चुनाव आ जाता है तो तुरंत जो है कोरोना कम हो जाता है, टेस्टिंग जो है बंद कर दी जाती है और फरमान जारी कर दी जाती है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। तो ये जो है अनवरत चलता रहा। दूसरा बार भी ऐसे ही हुआ, 21 की बात है। अब जो है 22 में देखा गया कि फिर जो है बंद कर दिया गया है। तो ये बार बार स्कूल और कॉलेज पर जो सरकार जो है एक फरमान जारी कर देती है, एक हिटलरशाही फरमान जारी कर देती है कि स्कूल बंद रहेंगे, कोचिंग बंद रहेंगे। लेकिन इसका ऑल टुगेदर जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे मानसिक रूप से जो है रोगी हो गए हैं और जो है बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके गार्जियन जो हैं बीपीएलधारी हैं और कमा कर जो है रोजी रोटी खाकर जो है जुगाड़ करते हैं अपने परिवार का। ऐसे जो है बच्चे उनके जो है 10-10 हज़ार के मोबाइल मांग रहे हैं, स्मार्ट फ़ोन मांग रहे हैं, चलाने के लिए नहीं है। तो उनके बच्चे जो है गांव में जो है गोली डंडा क्रिकेट खेल रहे हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है और चरमरा गया है। और ख़ास तौर से हर आदमी, एक मनोवैज्ञानिक से पूछिएगा कि बच्चों का विकास कहाँ होगा, तो बच्चों का विकास बच्चों के साथ होगा। एक्स्ट्रा कुरिकुलम जो है उसे कराया जाता है और स्कूल में तरह तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, ये सारे बंद कर दिए गए हैं। और यह एक षड्यंत्र, सरकार एक षड्यंत्र के तहत हमको लग रहा है कि स्कूल और कॉलेज को पूरी तरह बंद करने के दिशा में कदम उठा दी है और ऑनलाइन पढ़ाई के तरफ जो है अग्रसर कर रही है, जो कहीं से उचित नहीं है। ये सारे पढ़ाई लिखाई के सिस्टम को एक न एक दिन ध्वस्त कर देगा और हम लोग जो है पूरी तरह से अनपढ़ गंवार हो जाएंगे और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हमारा देश जो है गुलामी की तरफ एक बार और अग्रसर हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा संदेश नहीं है। और मैं चाहूँगा
कि सरकार जितना जल्दी हो सके कोचिंग और स्कूल को खोल दे। आपने एक नोटिफिकेशन भी देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक का आया था कि अगर बच्चे को जल्दी स्कूल नहीं खोला गया तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह जो है एक रिसर्च में भी आया है। इसलिए अब मान लीजिए कि जो क्लास में नर्सरी में बच्चा था, नाम लिखवाना था, 3 साल हो गया स्कूल नहीं खुला, तो अब तो वह जो है 3 साल उसकी पढ़ाई बर्बाद हो गया, वो तो कुछ भी नहीं जाना। 1 2 3 4 5 मान लीजिए सरकारी स्कूल की जो हालात है वहाँ पर कहा गया कि ऑनलाइन क्लास चलेंगे, लेकिन किसी सरकारी स्कूल में ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है। तो बच्चे बिल्कुल जो है गांव में बैठे हुए हैं और वह जो है अनपढ़ गंवार बन रहे हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल जो है बेसी, जैसे घर बनता है, मकान बनता है तो सबसे स्ट्रांग जो है फाउंडेशन होता है, तो बच्चे का फाउंडेशन बिल्कुल समाप्त हो गया। यानी सरकार का इरादा स्पष्ट है कि न पढ़ेगा, न लिखेगा, न प्रश्न करेगा और न जो है नौकरी के लिए हमें हगामा करेगा या नौकरी की मांग करेगा। इसलिए जो है सरकार चाहती है कि एक भिक्षा पर 4 किलो 5 किलो जैसे गांव में अनाज दिया जाता है ऐसा दिया जाए और उसे जो है उसी तरह जो है जनता को अनपढ़ गंवार बनाया जाए। यह कहीं से सही नहीं है। हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि जितना जल्दी हो सके सरकार स्कूल खोले, नहीं तो बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे और जब मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे तो वह जो है तरह तरह के नशा का शिकार हो जाएंगे और जो है इस तरह से जो है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल गांव के माहौल में रहकर जो है उनकी बहुत मानसिक स्थिति खराब हो रही है। बाद में चोरी करेंगे, डकैती करेंगे और तरह तरह के गंदे गंदे काम करेंगे, जिससे राष्ट्र को क्षति होगा और राज्य को क्षति होगा। इसलिए हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से अनुरोध है, विनती है कि एक स्पष्ट और स्वतंत्र नागरिक होते हुए एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में, एक जिम्मेवार शिक्षक के रूप में मैं उनसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, जितना जल्दी हो सके स्कूल और कोचिंग खोल दें। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि स्कूल में जहां 30 का बच्चे का क्लास चलता है वहां कैसे कोरोना पकड़ देगा। 30 बेंच रहेंगे, एक एक बेंच पर जो है मास्क लगाकर बच्चे पढ़ेंगे, कोरोना गाइड का लाइन का पूरा करेंगे। जब आप मॉल खोल सकते हैं, सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, रैली कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, जहां हजारों लाख में लड़के जो है लोग भीड़ कर रहे हैं, तो वहां कोरोना नहीं है। और आप स्कूल कॉलेज में हमेशा जो है बंद कर देते हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया है कि बच्चा पर जो है कोरोना का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बच्चे जो है उनकी इम्यूनिटी पावर जो है काफ़ी बहुत अच्छा मजबूत होता है। तो आप उनको जो है घर में बैठा देते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई की सख्त से सख्त जरूरी है, और जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको फ्री छोड़ देते हैं कि आप बाजार में घूमिए, बिना मास्क के घूमिए, आप मॉल में जाइए, सामान खरीदिए, कहीं जाइए, भीड़ में जाइए, आप जुलूस में जाइए, आप सम्मेलन कीजिए। तो ये तो बहुत गंदी बात हो सकती है। इसलिए जो है मेरी विनती है और कि जल्दी से जल्दी स्कूल और कोचिंग संस्थान जो है खोल दिया जाए। बहुत सारे लोग जो है बहुत स्कूल से जुड़े हुए हैं, लाखों के संख्या में जो है इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनका रोजी रोटी चलता है, उनके परिवार भूखमरी के कगार पर आए हैं। बिहार के ही एक शिक्षक जो है पैसा के अभाव में, तंगी के अभाव में जो है अंग्रेजी का ही शिक्षक था और वह जो है आत्महत्या कर लिया। ऐसे कितने उदाहरण आ गए हैं। इसलिए सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे तरफ से जो है यही गुजारिश है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल में सुबोध सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस साल स्कूल में भीड़ नहीं दिखी तो कोरोना ने हमारे जीवन को कितना बदला है एवं हमारे लाइफ स्टाइल को कितना बदला, इस पर आपकी क्या राय है? बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हमारे पास मोबाइल नहीं है। कोई कहते हैं कि सर मोबाइल है हमारे पास, हमारे यहाँ नेट बहुत धीमा चलता है। तो है, दिक्कत है। अभी भी मतलब 20% ऐसे लोग हैं जो लोग ऑनलाइन से वंचित हैं। उसके अलावा अभी भी बच्चों के मन में भी एक मनोदशा है कि ऑफलाइन क्लास में ही हम अच्छे से समझते हैं, ऑनलाइन क्लास में अच्छे से नहीं समझते हैं। तो मान के चलिए 60% लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, 40% लोग ऑनलाइन ना पढ़ते हैं। या तो सुविधा है तो भी नहीं पढ़ते हैं, सुविधा नहीं है तब तो नहीं है पढ़ते हैं। 60% लोग ही ऑनलाइन पढ़ते हैं। जो मतलब टाइम पर नहीं आना, टाइम पर नहीं जाना, ये लोग सोच रहे हैं कि कोचिंग कभी बंद होता है कभी खुलता है। इसके कारण लोग जो, अब जैसे एक बच्चा मान ले कि टाउन में आया तो उसको रूम भाड़ा लगता है, वो रहे चाहे नहीं रहे रूम भाड़ा लगता है, तो उसका खर्चा तो सोचता है कि भाई छोड़िए, जब अस्थायी रूप से खुलेगा तो चलेंगे, तब तक घर ही रहते हैं। क्योंकि उसको पढ़ने में पैसा ज़्यादा नहीं लगता है,
रहने में, खाने में, टाउन में पैसा लगता। मान ले किसी को पढ़ने में 100 रुपया लगता है तो 5 ही रुपया पढ़ने पर खर्च होता है, 95 रुपया तो रूम रेंट और खाने पीने पर खर्च होता है। तो वो सोचा कि चलिए भाई घर ही रहते हैं, कंटिन्यू होगा तो चलेंगे। इसी कारण भीड़ नहीं आपको दिखा। गांव में, शहर में हर जगह बच्चा प्रभावित हुआ है, शिक्षा से वंचित रह गया है, सही शिक्षा से वंचित रह गया है। मतलब अगर देखा जाए कि अगर बच्चा टीचर से इंटरेक्ट होकर सामने पढ़ता है, फेस टू फेस जब उसकी पढ़ाई होती है, सामने बैठा रहता है, तो सबसे पहले तो एक अट्रैक्शन होता है टीचर के साथ पढ़ाई करते समय, और वो गलती नहीं करता है। और जो आपने पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कितने प्रभावित हुए हैं, तो अगर देखा जाए तो शहर का जो लाइफ स्टाइल है और शहर में जो बच्चे हैं वहाँ पर हमको लगता है कि सभी बच्चों के पास, मतलब 85% प्लस बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन, लैपटॉप वगैरह अवेलेबल है, तो वो तो पढ़ लेते हैं। लेकिन गांव में एंड्रॉयड फ़ोन और लैपटॉप तो छोड़ दीजिए, अगर किसी के पास है भी तो वहाँ पर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। ऐसा नेटवर्क है कि बच्चा वहाँ पर फ़ोन से सही से बात नहीं कर पाता, फिर लाइव क्लास क्या पढ़ेगा वो। टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो नेटवर्क नहीं है, तो फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो इसमें ग्रामीण तबके के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और ग्रामीण तबके के बच्चे को प्रभावित होने से फिर होगा क्या कि वो लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वैसे बच्चे आज हमारे समाज में बहुत हैं, हम लोग भी पढ़ाते हैं, मजबूरी है तो ऑनलाइन तो पढ़ाना ही है। लेकिन हम लोग के पास बच्चों का कॉल आता है कि सर हमारे पास फ़ोन नहीं है, कोई बच्चा कहता है कि सर हमारे पास 1 GB डाटा है और हम उसमें फिजिक्स पढ़ें कि केमिस्ट्री पढ़ें कि मैथ पढ़ें कि इंग्लिश पढ़ें, सब लोग ऑनलाइन पढ़ा रहा है। अब बहुत बच्चा के पास रिचार्ज कराने के पैसे नहीं। ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जिनके पास रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है। अब रिचार्ज 1 GB का रिचार्ज कराता है, 1 GB में उसको सारा काम कर लेना है और 4-4 को सब्जेक्ट पढ़ना है ऑनलाइन, जो हमको लगता है कि काफ़ी असंभव सा दिखता है। इसलिए गाँव में रहने वाले जो बच्चे हैं, तो अगर गवर्नमेंट को ऑनलाइन ही पढ़वाना है, अगर गवर्नमेंट को ऑनलाइन ही करना है, तो कुछ ऐसा सिस्टम चलाइए जिससे कि गांव में रहने वाले बच्चे पढ़ सके। गांव में रहने वाले बच्चों का पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, शहर में रहने वाले बच्चे अपने पास नहीं होता है तो बगल में दोस्तों के पास रहता है, तो कहता है भाई तनी दिखा दो हमको 1 घंटा, उसको देख लेगा, अपना काम कर लेगा। लेकिन गांव में रहने वाला बच्चा तो उसके पास नहीं है, उसके बगल वाला के पास भी नहीं है, उसके बगल वाला के पास भी नहीं है। अगर है भी घर में एक फ़ोन है, भैया के पास से लेके चले गए तो बच्चा नहीं पढ़ पाता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई से। इसलिए हमको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई काफ़ी हद तक जो है असफल है, सफल नहीं है। भीड़ नहीं होने के पीछे कारण है, सबसे पहले तो पढ़ाई नहीं हो रही है और परीक्षा हो जा रही है, तो बच्चे आराम से बोर्ड जो है आराम से बच्चों को पास करा दे रहा है बोर्ड। उसमें मार्किंग स्किल सही नहीं है, जिसके कारण किसी बच्चे को कम नंबर आ जा रहा है, पढ़ने वाला को कम नंबर आ रहा है, नहीं पढ़ने वाला को ज़्यादा नंबर आ जा रहा है, जिसके कारण बच्चे अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बच्चे समझते हैं कि भाई पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही बोर्ड नंबर दे रहा है, बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है टीचर को पास कराइए, मैक्सिमम बच्चों को पास कराइए, फेल नहीं कराना है। तो हमको लगता है कि बच्चा जब पास हो जाएगा तो उसको कोचिंग और स्कूल में जाने की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा जब पास हो जाएगा तो उसको कोचिंग या स्कूल में जाने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए बच्चा सोचता है कि दूसरी चीज़ है कि 3 महीने के लिए खुल रहा है, 4 महीने के लिए खुल रहा है, फिर लॉकडाउन, तो बच्चा क्या करे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में बच्चा शहर में रूम लेना किराया पर लॉज में, और एक बार सामान लेके आना, फिर सामान लेकर के, अभी लॉकडाउन हो गया तो रूम रेंट का कोई माफ़ी नहीं है, तो रूम रेंट देना है बच्चा को। तो बच्चा कैसे रूम रेंट देगा जब उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो बच्चा सोचता है कि भाई घर पे ही रहो, क्या ज़रूरत है कोचिंग करने का, और कोचिंग नहीं करेगा तो बच्चा स्कूल और कोचिंग में तो भीड़ होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए स्कूल और कोचिंग में भीड़ नहीं है, लेकिन बार बार बंद इसी को किया जा रहा है क्योंकि हमको लगता है कि सरकार की इसमें दोहरी नीति है। सरकार जो है इसमें दोहरी नीति है। सरकार एक हमारे पीढ़ी को ही जो है शिक्षा से एकदम विमुख कर देना चाहती है। एकदम सरकार का हमको इसमें दोहरी नीति लगता है। सरकार चाहती ही नहीं है कि लोग शिक्षित हों ताकि अपने हक का मांग कर सके और अपने हक की आवाज़ उठा सके। सरकार जो है बच्चों को चाहती है बच्चे उसके रैली में शामिल हो। अब आप बताइए कि आज चुनाव हो रहा है यूपी में, वहाँ पर कोरोना नहीं है, वहाँ पर लाखों, जब पढ़ाई ऑनलाइन होगा तो फिर आप रैली भी ऑनलाइन कीजिए।
आप अपना चुनाव प्रचार भी वर्चुअल कीजिए। आपका चुनाव प्रचार लाइव होगा। आपका चुनाव प्रचार जो है मतलब आप लोगों का भीड़ इकट्ठा करके चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन आप रेस्ट्रिक्शन के साथ 50 बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं। उनको अगर कोविड का टीका दे दिया जाए उसके बाद कोचिंग आने के लिए कहा जाए तो वैसे नहीं आ सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार होगा। वहाँ पर पिछली बार बंगाल में चुनाव प्रचार के कारण बंगाल में एकदम कोरोना का हॉट स्पॉट हो गया था, बहुत लोग मर गए थे। तो लेकिन हमारी सरकार की इसमें दोहरी नीति है। सरकार एक हमारे पीढ़ी को ही शिक्षा से विमुख कर देना चाहती है सरकार, कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो अपने हक का मांग करेंगे। आज हक के मांग के कारण ही रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों को बहुत मार झेलना पड़ा। आतंकवादी के जैसे उन लोगों के साथ सलूक हुआ, घर में से निकाल करके पीटा गया। स्थिति बहुत खराब भयावह हो गई थी, जिसमें फिर रेलवे बोर्ड को सामने आकर झुकना पड़ा, नहीं तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी। बच्चे उग्र हो गए थे परेशान होकर के, इतने परेशान हो जा रहे हैं बच्चे कि समझिए कि अब उनको कोई रास्ता ही नहीं दिखा, तब ये रौद्र रूप धारण किए हुए थे। ये मतलब अगर बार बार कोचिंग और ट्यूशन बंद होगा तो यही स्थिति होगी कि बच्चा शहर की ओर पलायन नहीं करेगा। बच्चा कोचिंग ट्यूशन में नहीं जाएगा तो भीड़ नहीं होगा। अब भीड़ नहीं होगा, फिर भी सरकार जो है कोचिंग ट्यूशन को ही बंद कर दे, क्योंकि उसकी दोहरी नीति है। वो चाहती है कि एक पीढ़ी जो है, एक ऐसी पीढ़ी हम तैयार करें जहाँ लोग अपने हक की मांग नहीं कर सके। लोग शिक्षित होंगे, सब चीज़ों को जानेंगे तो हक की आवाज़ उठाएंगे, तो फिर जवाब देना होगा। ऐसी सरकार की नीति लग रही है। देखिए, स्कूल में ही अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। सरकार ने कही कि सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चे आएंगे क्लास में पढ़ने। एक क्लासरूम में एक बेंच पे 2 बच्चे बैठेंगे, मास्क पहन कर के आएंगे, सैनिटाइजर का सुविधा हम लोग दिए। तो हर चीज़ हम लोग सरकार के बातों को मानते हुए किए। फिर सरकार जो है स्कूल को बंद कर दी। तो एक स्कूल वाले को क्या ध्यान में रखना है कोरोना को लेकर के? अपने स्कूल में वे मास्क का प्रबंध कराएं, वे सैनिटाइजर का प्रबंध कराएं और क्लासरूम में एक डिस्टेंस के साथ बैठाएं। ऐसा हम लोग किए हैं और कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अब लॉकडाउन जो बीच में खुला था, हम लोग बिल्कुल सरकार के नियमों का पालन किए, लेकिन अन्य लोग जो मार्केट में चल रहे थे, बाजार में चल रहे थे, कोई मास्क नहीं पहना था, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था। लेकिन एक स्कूल संचालक, एक स्कूल भाई लोग, एक स्कूल वाले हर चीज़ को मेंटेन किए। सरकार जैसा कही वैसा हम लोग किए और आगे भी हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ, हम सरकार से यही अपील करेंगे कि अब हमारे स्कूल और कोचिंगों को ज़रूर खोलें, ताकि हम नए युग की शुरुआत होना तो स्वाभाविक है। अब सरकार जो है स्कूल कोचिंग को बंद कर दे रही है, शिक्षा को चौपट कर दे रही है, तो ये नए युग की शुरुआत नहीं तो और क्या है? बिल्कुल सही है, ये नए युग की शुरुआत ही है कि शिक्षा को तबाह किया जाए, विद्यार्थी के जीवन के साथ खेला जाए, भविष्य को अंधेरे में डाला जाए। बस ये नए युग की तो शुरुआत है, और क्या। जहाँ बच्चे ऑफलाइन क्लास करते थे और वे बच्चे ऑनलाइन क्लास जो करने जा रहे हैं, ये पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये नए युग की शुरुआत नहीं तो और क्या है। देखिए, बीच में लॉकडाउन खुला हुआ था तो सरकार हम लोगों को गाइडलाइन भी दी हुई थी कि आप लोग मास्क में बच्चों को बुलाएं, सैनिटाइजर का प्रबंध कराएं, क्लासरूम में डिस्टेंस के साथ बैठाएं। हम लोगों ने किया, लेकिन अन्य लोगों की हम बात करते हैं। बाजार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मास्क पहन करके चलता हो। जब लॉकडाउन खुला था बीच में, तब तो लोग तो पालन नहीं कर रहे हैं, सारे दुकान खुले हुए हैं, सारे प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, लेकिन स्कूल और कोचिंग को बंद रखा गया है। जबकि हम लोग सरकार के हर नियमों का पालन किए हैं, सरकार जैसा बोली वैसा हम लोग किए हैं, लेकिन हम लोग का स्कूल और कोचिंग बंद है। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि हमारे स्कूल को, हमारे कोचिंग को खोला जाए, ताकि जो हम लोग भुखमरी के कगार पे जो पहुंच गए हैं वे हम लोग को डिस्टर्ब न करे और उससे हम लोग परेशान ना हो। दूसरी बात कि हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों का पढ़ाई जो है अंधेरे में ना जाए, उनका भविष्य जो है वो अंधेरे में ना जाए, उनकी पढ़ाई चौपट ना हो। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि सरकार हमारे स्कूल को जल्द से जल्द खोले, ताकि हम लोग भी बच्चे को शिक्षा दे सके और बच्चे भी शिक्षा ले सके। नहीं तो इसका बहुत ही बड़ा असर हमारे देश पे पड़ेगा। व्यवस्था क्यों की है हम आपको स्पष्ट बताते हैं। सरकार ऑनलाइन की व्यवस्था कर रही है मोबाइल बेचने के लिए,
ध्यान से सुनिए, उसको प्रमोट कर रही है, डाटा बेचने के लिए प्रमोट कर रही है, प्राइवेटेशन को प्रमोट कर रही है। यहाँ भी उसका एक चाल है, उससे टैक्स ले रही है। आप समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि सरकार ऑनलाइन की तरफ इसलिए जा रही है कि उसको स्कूल रहेगा तो टीचर को बहाल करना होगा, स्कूलें बंद हो जाएगा तो टीचर की बहाली बंद हो जाएगी, बेरोजगार लोग बेरोजगार रहेंगे। इसलिए वो सरकार नहीं चाहती है। सरकार का एक नियत है कि धीरे 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 सारी चीज़ को ऑनलाइन कर दिया जाए और स्कूल कोचिंग कॉलेज को ध्वस्त कर दिया जाए। केवल एक सिस्टम रहेगा परीक्षा देने के लिए। इसलिए यह एक षड्यंत्र के तरह हो रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन में 2 मिनट, हम भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन, देखते हैं कि 2 मिनट में आया अब फिर चला गया, 3 मिनट में आया फिर चला गया। ये कोई पढ़ाई का स्तर नहीं है। और ऑनलाइन में एक और बात कह देते हैं, पढ़ाने वाले जो टीचर हैं ना, वह जो मेन सब्जेक्ट मैटर है उससे भटक जाते हैं और जो है उस पर जोकराई करते हैं, गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं, लड़का को जो है इस तरह से करते हैं। गंभीरता नाम का चीज़ नहीं है। उससे लड़का अगर जाए कि हम यूपीएससी फाइट कर जाए, बीपीएससी फाइट कर जाए, अच्छे कंपटीशन में जाए, एनडीए कर ले, तो ये कतई और संभव नहीं है। अब किस षड्यंत्र के तौर ऑनलाइन का विकास हो रहा है पता नहीं। ऑनलाइन का असर जो है, सबसे बच्चा जो है उनका आंख डैमेज हो जाएगा, आंख निश्चित रूप से डैमेज हो जाएगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 6 घंटा 7 घंटा पर मोबाइल पर आंख गड़ाए रहता है, वो क्या सीखेगा? उसका माइंड तो जवाब दे देगा। फिर ऑनलाइन को जो है जाके निकलवाना होगा, वहाँ पैसा देना होगा, फिर निकलवा कर ले आकर जो है सजाना होगा, पढ़ना होगा। इसलिए ऑनलाइन इज नॉट ए गुड थियरी। बच्चा तो अब लिखना भूल गए, उनको हैंड राइटिंग नहीं आ रहा है, अक्षर नहीं आ रहा। हम जब पढ़ते थे तो काड़ा से जो है हैंड राइटिंग होता था, 4 लाइन का ABCD सिखाया जाता था। ये सारे चीज़ कटसी कैसे लिखा जाता था ये सिखाया जाता है। ये सब चीज़ खत्म हो गया। अब देख रहे हैं कोई बच्चा जब क्लासरूम में आता है तो वो फोटो खींचता है, मैथी से बोर्ड से फोटो खींच लेता है, लिखना नहीं चाहता है। तो इसलिए जो है पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया, हम बहुत पीछे चले गए। अन्य देशों से बहुत भारत जो है पिछड़ते चला गया, खासतौर से बिहार तो निश्चित रूप से पिछड़ गया। पता नहीं शिक्षा से जो है हमारी सरकार को क्या दुश्मनी है। मेरी गुजारिश है, मेरी अनुरोध है, विनती है, मैं बार बार विनती करता हूँ, नीतीश जी जितना जल्दी हो सके कोचिंग खोल दीजिए, जितना जल्दी हो सके स्कूल खोल दीजिए। और जितने लोग जो है, नहीं तो आपको हाय लग जाएगी, क्योंकि बहुत लोग जो है रो रहे हैं, सुसुक रहे हैं और डरे अपना जुबान नहीं खोल रहे हैं। आपकी प्रशासन के चलते नहीं खोल रहे हैं। आप उसे फंसा सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, आपके पास हथियार है, आपके पास मिलिट्री है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हाँ, जब जनता को पेट पर आएगा तो कुछ भी कर सकती है, उसको जब पावर आएगा तो सत्ता पलट सकती है। इसलिए आपसे विनती है, अनुरोध है कि आप एक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से स्कूल खोलें और बच्चे पर ध्यान दें। और स्कूल कॉलेज से या कोचिंग से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके रोजी रोटी पर ध्यान दें, क्योंकि आप हमें अनुदान नहीं देते हैं, हमें 1 रुपया की सहायता नहीं देते हैं, हम उल्टे जो है टैक्स भरते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखकर इसे खोलें, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, वरना अर्थव्यवस्था जो है एकदम खत्म हो जाएगी।